गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लेना फॉर पीडीएफ। ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताएंगे जो बन सकते हैं इनसे, ठीक है, आपके एग्ज़ाम में। और जितना ज़्यादा हो सकेगा ट्रिक्स बता देंगे जिससे कि आपको याद करने में आसानी रहे। तो राहुल पांडे ऑफिशियल चैनल है, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना फॉर पीडीएफ। और बहुत सारी अच्छी अच्छी पीडीएफ्स डाली हैं मैंने, जितनी भी टीचिंग एग्जाम है ना उनके लिए। एक एक पीडीएफ ऐसी है बहुत ही जानदार। पहला क्वेश्चन है आपका, देखो जिसको ना स्लो लगे थोड़ा सा आवाज़ तो वो थोड़ा स्पीड बढ़ा लेना यूट्यूब में जाके, और जिसको तेज लगे वो कम कर लेना। व्याकरण शिक्षण में कौन सी विधि सबसे ज़्यादा प्रभावी है। देखो चाहे प्राथमिक की पूछ ले चाहे माध्यमिक की पूछ ले, ठीक है। जो दो तीन चीज़ें बताऊंगा याद रखना। हमेशा आगमन विधि लगा के आना। अगर ऑप्शन में दे रखा है आगमन और निगमन दोनों एक साथ, इस तरीके से थोड़ा सा डैश लगा के देगा। अगर ये दोनों लिख के आ जाएं तो इसे टिक करके आना। पहले नंबर पे इसे टिक करके आओगे, दूसरे नंबर पे इसे टिक करके आओगे, ठीक है। याद रखना, कभी कभी ये दोनों एक साथ दे देता है आगमन निगमन, तो वो आंसर सही माना गया है। अभी इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट, शिक्षण की जो प्रक्रिया है ना, मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उसे रुचिकर बनाना है। तो कौन सी शिक्षण सामग्री का प्रयोग करोगे। वैविध्यपूर्ण। वैविध्यपूर्ण में ऑडियो वीडियो भी आ जाएगी, वीडियो परक भी आ जाएगी, पत्र पत्रिकाएं भी आ जाएंगी। तो वैविध्यपूर्ण ऐसा शब्द है ना, सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें ना सारी चीज़ें कॉमन हो गई। ठीक है, अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ यार शेयर किया करो। शेयर करने में कोई कंजूसी मत करो प्लीज़। 2-3 घंटे लगते हैं इन सब क्वेश्चंस को कलेक्ट करना, आपके लिए बनाना, फिर डालना। सोचो मैं इतना टाइम दे सकता हूँ आपको, तो आप एटलीस्ट 2 मिनट तो दे ही सकते हो। 2 मिनट छोड़ो, 20 सेकंड में शेयर कर दिया करो। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति, इस चीज़ को याद रखो, का विकास करने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्या है। अच्छा एक चीज़ बताऊं, जैसे मैंने बोला आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। अगर किसी, बहुत सारे लोग होते हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, तो एटलीस्ट उन्हें ये तो समझ में आता है वाटर चाहिए मुझे। वो जैसे मैंने बोला वाटर, तो वो समझ जाएंगे पानी से रिलेटेड कुछ पूछ रहा है। तो ऐसे ही जो आपके क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें से की पॉइंट निकाला करो। अब इसमें हमें क्या देखना है, मौखिक अभिव्यक्ति देखना है। और मौखिक अभिव्यक्ति ज्यों का त्यों कराओगे ना तो कभी भी सही नहीं हो सकती, तुरंत काट दो। ज्यों का त्यों नहीं करते कभी भी, ठीक है। और कहानी सुनकर शब्द से लिखना, इसमें भी उतना मजा नहीं। कहानी सुनकर अपने शब्दों में, कभी भी अपने शब्दों में कह दे, वैविध्यपूर्ण कह दे, तो ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। तो आंसर हो जाएगा डी, अपने शब्दों में लिखेगा तो बहुभाषिकता आएगी, और बहुभाषिकता संसाधन होती है। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य में क्या सहायक है। क्या सहायक है भैया, कंठस्थ कभी कराते नहीं, हटा दो। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को अत्यधिक महत्व देना, अच्छा रख लेते हैं। कंठस्थ कराना, ये काट दो। देखो यहाँ ये सबसे बेस्ट है, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण। देखो जो नियमबद्ध है ना वो यहाँ ही आ गया ऊपर वाले में, और साथ में विश्लेषण भी करा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। कंठस्थ वाले तो 1 सेकंड में काट सकते हो आप। नेक्स्ट, मौन पाठन के विषय में क्या धारणा है। तो मौन पाठन से क्या होता है, इससे ना गति धीमी हो जाती, गलत बात, तेज होती है इससे तो। और एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, और धीमी होठों से निकलती है, ये से भी काट दो। तो मौन पाठन क्या हुआ, एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है इससे, ठीक है, याद रखना। और एक ये क्वेश्चन आता है, आदर्श वाचन कौन करता है। तो आदर्श वाचन ना शिक्षक करता है, बच्चा कभी आदर्श वाचन नहीं करेगा, इस चीज़ को याद रखना, बहुत आता है क्वेश्चन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें सी, ठीक है। नेक्स्ट, कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक सामग्री क्या होती है। सबसे महत्वपूर्ण होती है श्यामपट्ट, ब्लैक बोर्ड होता है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है, याद रखना हमेशा। नेक्स्ट, सुनना कौशल। सुनना कौशल पता है क्या होता है, LSRW। ये 4 कौशल होते हैं आपके, और बहुत सारी जगह पूछा जाता है ये कैसे विकसित किए जाते हैं। तो हमेशा लगा के आना एकीकृत रूप से, क्रम से मत लगा के आना, एकीकृत से। तो इसमें से कौन सा उचित नहीं है। लिसनिंग सबसे पहला कौशल होता है। तो देखो इसमें सुनना कौशल अन्य कौशलों के विकास में सहायक है, सही बात है। सबसे पहले हम सुनते ही तो हैं, तभी तो अन्य कौशलों का विकास होता है। आप सुनोगे नहीं तो आप बोलोगे कैसे, या आप
जब तक सुनोगे नहीं तो समझोगे कैसे, बहुत सारी चीज़ें सुनने पे डिपेंड करती हैं। तो सुनना कौशल विकास के नियमों को पहचानने और उसका निर्माण करने में सहायक है। सही है। वैसे बहुत सारी लोग कह रहे होगे सर कि नियमों की तो हम बात ही नहीं करते, मगर देखो कभी कभी क्या होता है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चलना होता है हमें। अब देखो सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, ये देखो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है सुनना कौशल। जब तक सुनोगे नहीं कुछ कर नहीं सकते, सबसे पहला कौशल ही सुनना है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि समझ लो, अलग अलग पृष्ठभूमि, अलग अलग माहौल और जगह से आए हुए बच्चे। मौखिक कौशल पर जोर देना, अभिव्यक्तात्मक कौशलों पर ही बल देना। ही आ गया ना, इसलिए काट दो, ही आ गया काट दो। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा परस्पर बातचीत करने के अधिकाधिक अवसर देना। ठीक है, देख रहे हो मैंने ही आते ही 1 सेकंड में काट दिए दोनों। ये हो सकता था, मगर इसमें पता है अधिकाधिक अवसर दे रहा है ना, अवसर देने वाली बात सबसे बेस्ट होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की भाषाएं कैसी होती हैं? समस्या नहीं होती कभी भी, बाहर ही रहना चाहिए। गलत, संसाधन नहीं है, गलत, संसाधन है बहुभाषिकता। 1000 बार बता दिया आपको। क्या आपको ये बात समझ में आई? समझ में आई ना, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना, जिससे कि ना आगे से फिर मैं ऐसे क्वेश्चनों की संख्या कम करूँगा, जो अगर आपको समझ में आने लग गए तो। ठीक है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी लाएंगे साथ में, तो शेयर भी करना प्लीज़, सबसे रिक्वेस्ट है। अंतर्निहित क्षमता, या इसे कहते हैं LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस या यूनिवर्सल ग्रामर मेथड। तो ये किसके हैं? ये हैं आपके चॉम्स्की के। किसके? चॉम्स्की के। स्किनर ने क्या दिया था? ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी, या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग दी थी, या आप क्या कह सकते हो, अनुकरण पे जोर दिया था स्किनर ने, और इन्होंने क्या दिया था? RS सिद्धांत दिया था। ठीक है, याद रखना। और स्किनर क्या है? व्यवहारवादी है आपका, ये भी याद रखना। किस किस पे प्रयोग किया था? चूहा पे प्रयोग किया था, फिर बाद में कबूतर पे प्रयोग किया था इसने। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखना, प्रोग्राम्ड लर्निंग, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये भी स्किनर का है। ठीक है, प्याजे ने क्या दिया था? इसकी ट्रिक है, सबने पूरी की मूर्ति आपकी। सा से होता है संवेदी पेशी, पूरी से होता है पूर्व संक्रियात्मक, मूर्ति से होता है मूर्त संक्रियात्मक, आपकी से होता है औपचारिक। तो ये तो होती है जन्म से 2, ये होती है 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15। और ये सोशियो कल्चरल थ्योरी दी है वाइगोत्स्की ने। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। नेक्स्ट है कि आपने अपने विद्यार्थियों को एक प्रश्न दिया, और एक बात बताऊं, वो जो ऊपर इतने सारे फैक्ट बताएं सारे आ चुके हैं एग्जाम में, ऐसा मत कर देना कोई सा भी छोड़ जाओ, वही क्वेश्चन आ जाएगा ना, फिर पछताओगे। बहुत सारे बच्चे अभी पता है क्या सोच रहे होंगे, सर सीधे सीधे क्वेश्चन बताओ, आंसर बताओ, मगर जब ये पेपर देखे आएंगे ना, पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता है ऐसे बच्चों को। क्योंकि जब जितना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन सुनोगे ना, उन्हीं से आपके क्वेश्चन बनने, उसी से एक्स्ट्रा फैक्टों से आके निकल के आने क्वेश्चन। आपने अपने विद्यार्थियों को एक प्रश्न दिया, घर जाने से विद्यालय तक आने के बीच में आपने जो जो देखा उन्हें लिखो। आपकी कक्षा में एक दृष्टिवाद, देखो ऐसा है क्वेश्चन, आपने बच्चों से कहा कि आपने रास्ते में क्या क्या देखा उसे लिख के दिखाओ। तो एक दृष्टिवाद देता है, तो उसे तो दिखेगा नहीं, तो वो क्या करेगा? स्वयं प्रश्न के उत्तर लिख देंगे, गलत बात। इस प्रश्न के उत्तर लिखने के लिए मना करेंगे, गलत बात। सहपाठी से पूछेंगे, गलत बात। देखो प्रश्न में उस बच्चे की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करेंगे। पता है क्या परिवर्तन कर सकते हो? अब वो दृष्टिहीन बच्चा है, दिखा तो कुछ नहीं होगा, मगर उससे पूछ सकते हो कि आपने क्या क्या सुना आने के दौरान, तो इस तरीके से चेंज कर लो। अगर दृष्टिवाद देते तो इस तरीके का काम करते हैं हम। ठीक है, बच्चों की सुविधा अनुसार, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन पे जोर देते हैं ना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है, श्यामला केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखती है जो उसे याद किए। इसका कारण क्या हो सकता है? अव्यवस्थित है, कभी भी नेगेटिविटी के ऊपर नहीं जाते हैं। बहुत तेज होती तो वो उन्हीं प्रश्नों के क्यों उत्तर लिखती जो उन्हें याद है, औरों के भी लिख देती। उसकी कक्षा में सब ऐसा करते हैं, सबकी बात कही गई है इस क्वेश्चन में, कहीं पे लिख रहा है सब करते हैं या नहीं करते हैं। जो इस क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ ना, तो अपना दिमाग नहीं ज़्यादा दौड़ाना, तो इसलिए इसे मत लगा देना। तो उसकी कल्पनाशीलता जैसे गुण का अभाव है, कल्पनाशीलता नहीं है अभी इसमें बच्चे में। ठीक है, इसलिए ये नए क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पा रही। आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये पता है कैसे है कि अभी मैंने जितने क्वेश्चन आपको करा दिए, तो उतने का तो जवाब दे रहे हो। अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो के आ गया तो आप नहीं दे पा रहे, तो उसमें आपको कल्पनाशीलता की कमी हो जाएगी।
इसीलिए कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा सामने से निकल जाएगा ना आंखों के, वो सब कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना, तो ये क्या है उच्च प्राथमिक स्तर पर? बहुत सारे लोग इसे लगा सकते हैं, मगर इसे मत लगा के आना। नियमबद्ध प्रवृत्ति ना ये उद्देश्य है बस, और ना ही एकमात्र उद्देश्य है, ना ही उद्देश्य नहीं है, और ना ही मुख्य उद्देश्य है, ये केवल उद्देश्य है। और आंसर की से मैं बता रहा हूँ आपको, इसका आंसर तो डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट। उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे और लोकोक्ति शिक्षण के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उनके अर्थ जानना, क्रम याद करना, उनकी परिभाषा याद करना। देखो, क्रम याद करना, परिभाषा याद करना 1 सेकंड में काट सकते हो। अर्थ जानना ये सही हो सकता है एक हद तक, मगर संदर्भ अनुसार संदर्भ अनुसार उनका प्रयोग करना, इसका मतलब समझ रहे हो? जैसे अभी कोई वाक्य आ गया, उसमें उसी संदर्भ के अकॉर्डिंग उस मुहावरे या लोकोक्ति का आप प्रयोग कर लो, तो उसे कहते हैं संदर्भ अनुसार प्रयोग करना। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट, तो इंग्लिश में थोड़ा इजी पड़ जाती है ये वर्ड। ठीक है, द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जन क्षमता के अनुरूप क्या प्राप्त करते हैं। देखो, द्वितीय भाषा की कभी बात करें तो हमें उसमें बुनियादी दक्षता हासिल करनी होती है। कैसी बुनियादी? थोड़ा बहुत आता हो, बेसिक्स हमें पता होनी चाहिए द्वितीय भाषा की। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी। सर्वोच्च होता नहीं, औसत होता नहीं, उच्च होगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। देखो, इसमें से कौन सा अधिगम करते समय परीक्षण के लिए सबसे उपयुक्त है? तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू असेस द लर्नर्स करंट नॉलेज। करंट नॉलेज की बात कर रहा है, तो ये होगा सम्मेटिव। ये कब होता है? साल के एंड में होता है। ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं इसे। कौन सा? ऑफ लर्निंग, सीखने का मूल्यांकन, सीखने का मूल्यांकन। और ये क्वेश्चन पता है कहाँ आया हुआ? एच टेट में आया हुआ कल परसों, जो मैं पेपर दे के आया हूँ ना, जिसमें 125 आ रहे हैं मेरे आंसर की के अकॉर्डिंग, उसमें आया हुआ है ये। तो प्लीज़ शेयर कर देना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखो, एक और होता है, ये तो है सबमिटिव। एक फॉर्मेटिव होता है, वो कंटिन्यू चलता रहता है साल साल भर। और फॉर्मेटिव ना 40% होता है, सबमिटिव 60% होता है। इस चीज़ को याद रख लोगे। निदानात्मक में ना हम पहचान करते हैं कि बच्चे को क्या समस्या आ रही है, और निदान करने के बाद हम उसका उपचार करते हैं। हमने पता कर ली क्या मतलब प्रॉब्लम आ रही, तो उसका फिर उपचार करेंगे। तो पहले निदान होता है, फिर उपचार होता है। ये बहुत पूछा जाता है, याद रखना। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, मैथ के भी क्वेश्चन डाल दी मैंने, मतलब इसमें कुछ थोड़े से याद रखना। गणित की प्रकृति क्या है? अतार्किक कभी होती नहीं, अवशिष्ट होती नहीं, अव्यवस्थित होती नहीं। ये हो गई अमूर्त। क्या हो जाएगी? अमूर्त। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा विकल्प गलत है? मूल्यांकन प्रभावी पाठ्यक्रम निर्माण में मदद करता है, हो सकता है। देखो, यहाँ पे मिल गया ना मुझे, 1 सेकंड मिल गया। केवल विषय वस्तु पर केंद्रित होता है। जहाँ केवल मिल जाए ना, लगा के आ जाओ, क्योंकि गलत पूछ रहा था ये। ठीक है, तो यही गलत है इसमें। नेक्स्ट, देखो एक चीज़ याद रखना, बहुत सारे बच्चे ऐसी ही आदत मत डाल लेना कि केवल एक ऑप्शन पढ़ो, क्योंकि इस एक ऑप्शन पढ़ के ना बहुत सारे क्वेश्चन में खुद गलत हुए थे, इसीलिए मेरे 117 रह गए सीटेट में। नहीं तो इम्प्रूव कर सकता था मैं भी बहुत ज़्यादा, मगर फर्स्ट टाइम दिया था इसलिए ये गलती हो गई कि एक क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ा और अच्छा लग गया, वो सही लगा दिया। मगर अब भी मैं वही कर रहा हूँ, मगर मेरी ना निगाह घूम जाती है सभी ऑप्शनों पे। आप लोग चारों ऑप्शन पढ़ोगे, उससे पहले आप टिक मत कर देना कभी भी। इस चीज़ को मैं बता दे रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों में भी वही आदत पड़ जाए। आप लोगों को चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, फिर उसके बाद सोच के आंसर लगाना है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि आपका एक भी नंबर कटे। तो क्षेत्रमिति शुरू करने पर एक शिक्षक के आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिखता है। क्या लिख देता है? सूत्र। तो सूत्र किस में लिखे जाते हैं? निगमन में लिखे जाते हैं। निगमन में क्या होता है? पहले नियम बताते हैं, फिर उदाहरण बताते हैं। ठीक है, याद रखना। सूत्र की कभी भी बात करते तो पहले निगमन, अगर उदाहरण की बात कर देती तो आगमन हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट। प्लीज़ शेयर कर देना वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा। गणित समस्याओं को सुलझाते समय छात्र अक्सर त्रुटि करता है। क्या करता है? त्रुटि करता है। तो क्या करना चाहिए? तो देखो, वे पर्याप्त अभ्यास नहीं करते, गलत बात है। वे कई पाठ्य पुस्तकों का उपयोग नहीं करते, गलत बात है। आर्थिक स्थिति कभी हम बात करते नहीं है, तो 1 सेकंड में कट रहे हैं ऑप्शन। केवल क्या रह गया? आर्थिक स्थिति का बात करेंगे नहीं, और ये प्रयोग करते नहीं करते हम देखने नहीं जा रहे। पर्याप्त अभ्यास करते नहीं करते, ऐसी बात हो नहीं सकती पर्याप्त अभ्यास न करते। अर्थ बनाने के लिए अपने प्रयास में अवधारणाओं की वैकल्पिक व्याख्या बना लेते हैं, ये बात है। ठीक है, नेक्स्ट। समझ में ना आए ना तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, टेलीग्राम पे पूछ लेना, दिक्कत हो तो। गणित में अच्छा होने के लिए क्या जरूरी है? समाधान याद करना, गलत बात है।
महारत होना गलत बात है, फॉर्मूला याद करना गलत बात है। देखो कैसे 1 सेकंड में निकलते हैं आंसर, आंसर हो जाएगा सी। और मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया क्वेश्चन, सोच रहे हो कि सर इजी भी हैं, ये सब ना सीटेट में आए हुए हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आपको हाई लेवल पढ़ा दूँ बहुत ज़्यादा। अभी आप लोग सीटेट का पढ़ो और फिर ना मैं आपको रीट का पढ़ा दूंगा, ठीक है। और वर्ग 3 का भी यही है लेवल, इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट देखो, शिक्षक जब गणित की शिक्षा के लिए एक दृष्टिकोण के रूप में समस्या को सुलझाने के लिए 4 विचार व्यक्त करता है, कैसे 4 विचार, तो उसका वास्तविक अर्थ क्या है? तो उसका वास्तविक अर्थ है, देखो मुझे लगता है कि समस्या को सुलझाने के लिए गणितीय तर्क के बीच कोई संबंध नहीं है, संबंध होता है गणित का और तर्क का। और मुझे लगता है कि सामान्य गणित कक्षा के साथ समस्या समाधान को बेहतर करने के लिए बेहतर ये हो सकता है। मुझे लगता है कि गणित की पाठ्य पुस्तक के कई सवाल समस्या को सुलझाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं। मुझे लगता है कि समस्या को सुलझाने पर सवाल वास्तविक जीवन पर आधारित स्थितियों से बनाए जाने चाहिए। ये वास्तविक जीवन की कह रहा है ना, तो यही सही है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। नेक्स्ट, 1 सेकेंड। अच्छा, कौन सा औचित्य नहीं है? एक चीज़ याद रखना, औचित्य नहीं है, नहीं पूछ रहा था। तो देखो, बीच संबंध नहीं होता, ये कोई औचित्य नहीं है। गणित की समस्या को सुलझाने और गणितीय तर्क के बीच में संबंध होता है, इस चीज़ को याद रखना। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ, कैसे आप 1 सेकेंड में निकालोगे इसका आंसर? देखो, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये ही केवल एक नेगेटिव है। जब 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव हो जाता है ना, तो उसे लगा के आ जाया करो, या 3 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव हो जाते हैं तो उसे लगा के आ जाया करो। ये ट्रिक्स हैं कुछ जो मैंने खुद से ही इतने सारे पेपर लगा के और इतना सारा एक्सपीरियंस लेने के बाद ये मेरे को समझ में आई है, तो मैं वो दे रहा हूँ आपको। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर तो ज़रूर करना। कक्षा 3 का बच्चा है, 482 को इतना लिख रहा है, तो क्या संकेत देता है? इस तरीके के कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, स्थानीय मान की दिक्कत होती है इन सब चीज़ों में, ठीक है। याद रख लेना इसे, कि कभी भी ना आगे पीछे संख्या लिख दे या जोड़ने में दिक्कत कर दे, आगे का पीछे जोड़ दे, तो वो सब स्थानीय मान नहीं आता बच्चों को, ठीक है। देखो, शिक्षक को स्थानीय मान विषय तब पढ़ाना चाहिए जब उसे भली प्रकार लिखना सीख लिया उस संख्या। बच्चा ध्यान से सुना है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया है। और शिक्षक को स्थानीय मान तब ही पढ़ाना चाहिए जब बालक में, हाँ आंसर हो जाएगा आपका डी। तो कब पढ़ाना चाहिए बच्चे को स्थानीय मान? जब उसकी संख्याओं की समझ अच्छी तरीके से विकसित हो गई। पॉजिटिव वे में लेंगे आप, नहीं सुनता गलत बात है, नहीं कर पाया, उसने स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया, अभी नहीं लो इसे, नेगेटिव वे में जा रहा है, ये पॉजिटिव वे में जा रहा है, इसलिए आप लो इसका डी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 24 के ऐसे गुणनफल, कोई भी दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 प्राप्त हो, तो इस तरीके के क्वेश्चन ना हमेशा ये मुक्त अंत वाले होते हैं, इसे ही क्या कहते हैं? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ठीक है। डाइवर्जेंट क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और जितने भी आपके प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं ना, ये डाइवर्जेंट थिंकिंग पे ही ज़्यादा काम करते हैं, याद रखना। आंसर हो जाएगा ए। और बंद अंत वाला क्या हो जाता है? मैंने कह दिया 2 और 3 क्या होगा, तो इसका आंसर हमेशा 5 ही आएगा, 2 और 3 का। मैंने कह दिया कि इंडिया की कैपिटल क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे? दिल्ली, तो ये हो गया बंद अंत वाला, न्यू दिल्ली, दिल्ली नहीं न्यू दिल्ली। तो इसका आंसर क्या हुआ? हमेशा बंद अंत वाले सवाल होते हैं, ठीक है। हमें हमेशा मुक्त अंत वाले प्रश्न करने चाहिए, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अच्छा देखो, इसमें बहुत सारे मिलान करने हैं। अब किलफोर्ड ने क्या दिया था? त्रिविमीय सिद्धांत दिया था। स्पीयरमैन ने क्या दिया था? स्पीयरमैन ने द्विखंड सिद्धांत दिया था। थॉर्नडाइक ने क्या दिया था? बहुखंड या बहुकारक। थर्स्टन ने समूहखंड दिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? दूसरा, याद रखना। नेक्स्ट, अच्छा एक ऑप्शन और था ना इसमें, एक खंड सिद्धांत, ये किसने दिया था? बिने ने दिया था, इसे भी याद रख लो। 1905 में बिने साइमन परीक्षण आया था ना 1905 में, और इसमें कितने प्रश्न थे? 30 प्रश्न थे, 30 क्वेश्चन थे इनके पास, याद रखना। और ये किसको नापता है? सामान्य बुद्धि को। मैं ना एक एक क्वेश्चन पे इतना घुमा मतलब पढ़ा सकता हूँ चाहूँ तो, मगर आप लोग बोर हो जाओगे। मैं भी नहीं चाहता कि इतना ज़्यादा नहीं अगर याद हो पा रहा है तो आप लोग कोशिश करो यार, मगर बार बार सुनने की। नेक्स्ट, अच्छा आप लोग बताना प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, ये इतना एक्सप्लेन कर देता हूँ, ऐसा तो नहीं कि सिर के ऊपर से जाता है, पसंद आता है या नहीं? पसंद आएगा तो कंटिन्यू रखेंगे, यानी तो टू द पॉइंट पढ़ाएंगे बस। बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से इसमें से कौन सा प्रश्न सबसे उपयोगी है? तो क्या करना चाहिए?
तो देखो, कभी भी भाषा का आकलन करना हो ना, तो क्वेश्चन का ऐसा क्वेश्चन देखना या ऐसा ऑप्शन देखना जिसमें सबसे ज़्यादा आपको लिखने को मिले। देखो, नीचे के दिए गए शब्दों को पढ़कर सुनाए, तो इसमें लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। नीचे लिखे इसे पढ़कर सुनाए, इसमें भाषा का आकलन कितना होगा, बहुत ही छोटा सा। वचन बदली, छोटा सा। फेरी वाले की आवाज़ सुनिए और किसी एक का कक्षा में अभिनय करके दिखाइए। अभिनय भी कर रहा है, आवाज़ भी, कक्षा भी। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा वो बातें बोलेगा, तब जाके आप ना इजीली इसका आकलन कर पाओगे। आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, हिंदी भाषा का आकलन करने के लिए सबसे अधिक सहायक क्या है? सबसे अधिक सहायक है कोई भी ऐसा अनुभव जो आपने बहुत परिश्रम किया हो। सीधे अब देखो, दशरथ माझी कौन थे, इसमें बहुत छोटा आंसर बनेगा, इसमें भी छोटा, इसमें भी छोटा, मगर इसमें ना आंसर बड़ा बनेगा, इसलिए ये आंसर होते हैं। आकलन करना है भाषा का तो। नेक्स्ट, पाठ्य पुस्तक का नया पाठ आरंभ करने से पहले सबसे जरूरी क्या है? तो सबसे जरूरी है कि बच्चे को ना मूल भाव बता दिया जाए। हम कभी भी ना, जैसे हमें स्टार्ट करना है जोड़, तो जोड़ की अवधारणाओं को थोड़ा बहुत बता दो, मूल भाव बता दो कैसे होता है जोड़, फिर पढ़ाना स्टार्ट करो जोड़। तो कठिन शब्दों को लिखते नहीं, पहले साथ के साथ बताते हैं। रचनाकार का परिचय, ये कोई मतलब है नहीं बच्चों की, ये 1 to 5 पढ़ा रहे हो। और मिलने वाली सीख ये एंड में बताते हैं, एंड में तो मिलती है सीख। नेक्स्ट, अच्छी लग रही हो? अच्छा देखो, क्लास हो गई ओवर। बहुत सारे क्वेश्चन थे, कल से ना और कल 50 क्वेश्चन का टेस्ट लाऊंगा, हो सका तो सब लोग रेडी रहना, अच्छे क्वेश्चन होंगे। ये क्लास अच्छी लगी हो ना तो दिल से शेयर कर देना यार, आप लोग प्लीज़। मेहनत पसंद आ रही हो ना तो लाइक कर देना। आपसे लाइक और शेयर ही मांगता हूँ, एडवर्टाइजमेंट है नहीं तो आप लोगों को बिल्कुल भी टाइम वेस्ट होता हो मेरी इस वीडियोज़ पे। और मैं कभी नहीं लगाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगा आपको इस चैनल पे कभी भी, ठीक है? तो प्लीज़ शेयर कर देना, यही इतना ही सपोर्ट चाहूँगा। सब्सक्राइब करा देना दोस्त से। आप लोग अगर कोई नया देख रहा है तो वो कर लेना प्लीज़ सब्सक्राइब। बाकी अपनों का ध्यान रखना। जो क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना कि ज़्यादा एक्सप्लेन करना है या नहीं करना है। बाकी जय हिंद, जय भारत।